हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4 कवर करेंगे, जिसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे 1786 के अधिनियम। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्या हुआ था इस समय। तो 1786 में क्या हुआ कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वो किसे बनाया गया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस को नियुक्त किया गया। लेकिन इसके पीछे क्या कारण थे? गवर्नर जनरल जो लॉर्ड कॉर्नवालिस बना तो वो सिर्फ डायरेक्ट नहीं बन गया, उनकी कुछ शर्तें थी जिसके बाद वो लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल का पद धारण किए। तो ये क्या शर्तें रखे थे, तो हम लोग इस शर्तों के बारे में जानते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि ये क्या किए थे, अपने लिए 2 शर्तें मांगे थे कि ये 2 शर्त को अगर पूरा किया जाता है तो ही ये इस पद को धारण करेंगे। तो ये 2 शर्त क्या थी वो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले तो ये पहली शर्त क्या रखे थे कि जो भी विशेष मामला होगा, कौन सा मामला, तो विशेष मामला, तो जो भी विशेष मामला होगा उसमें जो काउंसिलों के द्वारा निर्णय लिया जाएगा उसको ये मान भी सकते हैं और ना भी मान सकते हैं, ऐसा इनको अधिकार दिया जाए। यानी कि उन पर डिपेंड करता है कि उनको मानना है या नहीं मानना है। तो ऐसे एक अधिकार को ये अपनी शर्तों में शामिल किए थे कि मुझे ये चाहिए। दूसरा शर्त क्या रखे थे कि हमको गवर्नर जनरल के पद के साथ साथ सेनापति, जिसे कमांडर इन चीफ बोलते हैं, वो भी पद चाहिए। तो ये 2 शर्त जो था वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा रखा गया था, और जिसे मानने के बाद ही वो गवर्नर जनरल के पद को धारण किए थे। तो हम लोग क्या हुआ फिर इसके बाद, जब ये 2 शर्तों को मान लिया गया और इनको गवर्नर जनरल के पद पे धारण कर दिया गया, और उसके बाद क्या हुआ कि 1786 में यही 2 शर्तों को कानून के रूप में जोड़ दिया गया था। तो 1786 का चार्टर जो आया तो उसमें ये 2 शर्त जो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा रखी गई थी जब वो गवर्नर जनरल बने, तो इन्हीं कानूनों को 1786 में क्या कर दिया गया, एक प्रावधान बना दिया गया कि ये लागू कर दिया गया सभी के लिए। तो नेक्स्ट चार्टर इसी पे है। तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट चार्टर क्या था। तो नेक्स्ट जो था वो था 1793 का चार्टर। तो 1793 का जो चार्टर आया तो इसमें क्या हुआ था, जो मैं पहले बताई हूँ कि इसमें क्या हुआ, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा जो भी निर्णय था, लॉर्ड कॉर्नवालिस की जो दी गई काउंसिल के निर्णयों के ऊपर अधिभावी शक्ति को भविष्य के सभी गवर्नर जनरल जो थे उनके लिए भी ये लागू कर दिया गया था। तो जो वो 2 शर्त को रखे थे, ये 2 शर्त को क्या कर दिया गया भविष्य में, यानी कि बाद में जितने भी गवर्नर जनरल आएंगे उनके लिए भी यह लागू होगा। इसके द्वारा क्या हुआ कि गवर्नर जनरल को क्या हो गया, अधिक शक्ति प्राप्त हो गई, और इसके अंदर बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी के जो सरकार थे वो इसके अंदर नियंत्रित किए जाने लगे, यानी कि गवर्नर जनरल के द्वारा यह नियंत्रित किया जाने लगा। अब क्या हुआ कि गवर्नर जनरल जो थे उनको बॉम्बे और मद्रास की जो प्रेसिडेंसियों में सरकार थी उनसे अधिक शक्ति इनको प्राप्त हो गई। अब क्या हुआ कि इसके बाद क्या होता है कि भारत जो है उस पर कंपनी का जो भी एकाधिकार था कि कंपनी ही सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, वही सिर्फ यहाँ पे व्यापार कर सकती थी स्वतंत्र रूप से। तो उसको क्या कर दिया गया, 20 सालों के लिए और बढ़ा दिया गया कि 20 सालों तक और भी बाहरी जो कंपनियाँ थी उसमें हस्तक्षेप, और भी जो भी ब्रिटिश में और बहुत सारी, जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वहाँ की और भी बहुत सारी कंपनी होगी, तो वो सारे जो थे वो इसमें 20 साल तक और हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे। तो ऐसा भी इसमें प्रावधान बना दिया गया कि भारत में क्या है, वो अकेले व्यापार कर सकते हैं, सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी, उनके ऊपर कोई भी नहीं है कि कोई अलग कंपनी आके इनको साइड कर दे कि व्यापार आप नहीं कर सकते। तो ऐसा एकाधिकार का मतलब होगा सिंगल, सिर्फ इन्हीं को अधिकार दिया गया था, और इसको 20 साल के लिए और बढ़ा दिया गया इसमें। फिर क्या होता है कि कमांडर इन चीफ के गवर्नर जनरल काउंसिल के सदस्य होने की अनिवार्यता भी खत्म कर दी गई। तो कमांडर इन चीफ के जो गवर्नर जनरल जो काउंसिल के सदस्य होते थे उनकी भी अनिवार्यता, बोलने का मतलब है कि जरूरी नहीं है कि अब इसके सदस्य होंगे, वो अलग से कमांडर इन चीफ के साथ साथ वो जो काउंसिल थे उसके सदस्य जरूरी नहीं कि रहना। ये जो शर्तें रखी गई थी पहले जरूरी था, लेकिन फिर यहाँ पे ख़त्म कर दिया गया, और बस
उसके बाद क्या होता है वो हम लोग अब देखते हैं। तो अब एक और है इसमें मुख्य बातें हैं कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों तथा उनके कर्मचारी जो थे, अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो बनाया गया था इससे पहले क्लास में बताया है, और उनमें जो काम कर रहे कर्मचारी थे उनको अब भुगतान जो है, यानी कि जो उनको कामों के लिए जो वेतन दिया जाएगा वो कहाँ से दिया जाएगा, तो भारतीय जो राजस्व है यानी भारत में जो भी कर जमा हुआ है उनसे ही उनका भुगतान किया जाएगा, ऐसा प्रावधान भी कर दिया गया। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 1813 यानी कि चार्टर कानून 1813। तो इसमें भारत में कंपनी के एकाधिकार को खत्म कर दिया गया। इससे पहले जो कंपनी को एकाधिकार दिया गया था उसको क्या कर दिया, 1813 में वो समाप्त कर दिया गया। इसका कहने का तात्पर्य कि अब सभी ब्रिटिश व्यापारिक के लिए ये खुल गया था कि यहाँ पे भारत में आकर वो अपना व्यापार कर सकते हैं। पहले जब एकाधिकार दिया गया तो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को ही ये अधिकार था, लेकिन 1813 में क्या आया, एक चार्टर लाया गया जिसमें यह खत्म कर दिया गया कि नहीं, सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही नहीं व्यापार कर सकती है, और भी अन्य कंपनियां जो है वो ब्रिटेन की आकर ब्रिटिश में जो व्यापारी हैं वो लोग आकर यहाँ व्यापार कर सकते हैं। लेकिन कुछ कुछ जो व्यापार थे वो इनसे अलग रखे गए थे, जिसमें से चाय के जो व्यापार थे और चीन के साथ जो भी व्यापार चल रहा था कंपनी का, उनमें अभी भी कंपनियों का एकाधिकार था, उनमें अभी भी और अलग कंपनियां आकर हस्तक्षेप नहीं कर सकती थी। तो इसमें चाय का जो व्यापार था और चीन के साथ जो व्यापार था उनको बस इसमें कंपनी को एकाधिकार इसमें अभी भी रखा गया था। नेक्स्ट है कि भारत में कंपनी शासित क्षेत्र पर ब्रिटेन के राजा की प्रभुसत्ता को स्थापित किया गया, यानी कि भारत में जो भी कंपनी शासित क्षेत्र थे, यानी कि जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा क्षेत्र को एक्वायर किया गया था, जो भी कब्जे में ले लिया गया था, उसमें अब ब्रिटेन के राजा की प्रभुसत्ता स्थापित हो गई, यानी कि ब्रिटेन के जो राजा थे उनकी शक्तियों को इसमें स्थापित कर दिया गया। नेक्स्ट है कि ईसाई मिशनरी जो थे उनको भारत आकर लोगों को प्रबुद्ध करने की भी इजाज़त दे दी गई थी। अब ईसाई मिशनरी यहाँ आ सकते थे और भारत के जो भी लोग थे उनको प्रबुद्ध कर सकते थे। अब भारत के ब्रिटिश इलाकों के में बसिंदों के बीच पश्चिमी शिक्षा, यानी कि अब पश्चिमी शिक्षा जो थी उसका भी प्रचार प्रसार की व्यवस्था इसके द्वारा कर दी गई थी। नेक्स्ट है कि भारत की स्थानीय जो सरकार थी, भारत में जो भी स्थानीय सरकारें रूल कर रही थी उनको बोला गया कि व्यक्तियों पर वो कर लगाएं, और अगर जो कर नहीं देते हैं उनको सज़ा का भी प्रावधान किया गया। तो इसी चार्टर के द्वारा इसमें कर नहीं देने के रूप में सज़ा का प्रावधान इसी चार्टर के द्वारा किया गया था। तो आज की क्लास में हम इतना ही देखेंगे।